हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का जीएस क्लैरिटी में। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 1 और 2 के बारे में एक विस्तृत चर्चा किया था, जिसमें जाना कि हमारा जो देश एक संघ है, आर्टिकल 1 बताता है कि उस संघ का क्या नाम होगा और वो संघ की राज्य व्यवस्था किस तरह की होगी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह का होगा, उसके बारे में। वहीं आर्टिकल 2 चर्चा करता है कि कोई भी स्टेट है या कोई भी एक बाउंड्री है जो इंडिया के यूनियन में शामिल होना चाह रही है, या कोई एक सीमा है जो भारत के संघ में शामिल होना करना है उसको, तो किस तरह से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ पास करके कर सकती है, या भारत के सीमा के बाहर, भारत की बाउंड्री के बाहर अगर कोई जगह है उसको भारत में शामिल करना है तो किस तरह से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसको करेगी, उसके बारे में आर्टिकल 2 जिक्र करता है। आज हम आर्टिकल 3 की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 3 बताता है कि किसी भी स्टेट को या यूटीज को किस तरह से उसकी बाउंड्री को घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, या उसकी बाउंड्री को बदला जा सकता है, या उसके नाम को, कोई भी राज्य है उसकी नाम को किस तरह से बदला जा सकता है। यानी कोई भी एक स्टेट है, उस स्टेट को तोड़कर 2 स्टेट में बदला जा सकता है, या 2 स्टेट को मिलाकर एक नया स्टेट में बनाया जा सकता है, या एक यूटी और एक स्टेट में, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य को मिलाकर एक नया राज्य बनाया किस तरह से जा सकता है। तो ये सारी जो जिक्सो पजल है, ये सारी जो रीऑर्गेनाइजेशंस की करने का तरीका है, इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किस तरह से करेगी। हमारी जो संसद में इस तरह के पावर का इस्तेमाल करने के लिए आर्टिकल 3 बताता है कि आप कैसे कर सकते हैं। और वहीं राज्यों को इसमें कितना उसकी भूमिका होती है, कितना पावर इसको मिला हुआ है रीऑर्गेनाइजेशंस को पुनर्गठन को लेकर, किसी भी राज्य के पुनर्गठन को लेकर उस राज्य को कितना पावर है, उसमें कितना भूमिका है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है इसमें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या प्रक्रिया होती है, प्रोसेस क्या होता है किसी भी राज्य के पुनर्गठन को लेकर, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि रीऑर्गेनाइजेशंस को लेकर मान लेते हैं कि जैसे कि यूपी और हरियाणा, जैसे यूपी और हरियाणा को मिलाकर एक नया राज्य बनाना है, तो इसको लेकर क्या प्रक्रिया होगी उसको एक समझते हैं। जैसे यूपी और हरियाणा और यूपी को मिलाकर एक नया राज्य बनाना है, तो सबसे पहले जो बिल होगा वो बिल को हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में उसको वहां पर परिचय कराने से पहले, इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं रिकमेंडेशंस के लिए, और राष्ट्रपति इस बिल पर अपना रिकमांड करे। जो यूपी और हरियाणा को मिलाकर एक नया स्टेट बनाने वाला जो बिल होगा, उस बिल पर राष्ट्रपति अपनी प्रतिक्रिया दे, रिकमांड दे, उससे पहले वो दोनों लेजिस्लेटिव में भेजा जाएगा। राष्ट्रपति यूपी और हरियाणा इन दोनों की स्टेट की जो असेंबली होगी, विधानसभा जो होगी, वहां पर ये इस बिल को भेजेंगी, और उसमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है, और इस टाइम पीरियड में राष्ट्रपति इस टाइम पीरियड में बोलेंगे कि इसी समय अंतराल के अंदर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस बिल को लेकर। उसी समय अंतराल में उन राज्य की विधानसभाओं को अपनी प्रतिक्रिया देना है। तो उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए 3 तरह का ऑप्शन होता है। या तो वो बिल को पास कर दें, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको आगे बढ़ा देते हैं और उस पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर उस पर वोटिंग होगी, या उस बिल को राज्य की जो विधानसभा है उसको रिजेक्ट कर दे। फिर भी रिजेक्ट करने के बाद अगर उस बिल पर नो करती है, फिर भी उस बिल को यहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भेज देती है, या उस बिल को लेकर कुछ ना बोले। यानी जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट की लेजिस्लेटिव में यूपी में बिल को भेजेंगी या हरियाणा में बिल को भेजेंगी, तो यूपी और हरियाणा की जो स्टेट लेजिस्लेटिव होंगी वो उस बिल पर कोई अपनी प्रतिक्रिया ही ना दे, तो उससे मान लेंगे कि उस समय सीमा के अंदर अगर प्रतिक्रिया ना देती हो तो उससे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति होंगी हमारे द्रौपदी मुर्मू, मान लेंगे कि वो बिल को पास कर दिया है, और वो उस बिल को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उस बिल पर वोटिंग होगी। तो आर्टिकल 3 बता रहा है कि जो राज्य की जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव होगी, स्टेट की जो विधान सभाएं होंगी या विधान परिषद होंगी, तो उनकी प्रतिक्रिया का कोई उतना मायने नहीं होता है। बस एक प्रोसेस है जो
हमारा देश जिसे फेडरल सेटअप है, संघवाद को लेकर काम करता है, काम करने का तरीका हमारा संघवाद है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों साथ में मिलकर काम किया जाता है। तो बस एक राज्य की राय मांगी जाती है कि हम आपके राज्य को तोड़ रहे हैं या बढ़ा उसकी बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, या हम आपके राज्य को किसी और राज्य के साथ या केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए उस बिल पर। वो हाँ करे ना करे या कुछ ना बोले, फिर भी उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाँ ही मान लेती है तीनों ऑप्शन में, और उनको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भेज देगी उस बिल पर। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इस बिल पर वोटिंग होगी, और वहां बिल को पास, अगर वो बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपना साइन सिग्नेचर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और वो बिल एक्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि राज्य सरकार को राज्य के रीऑर्गेनाइजेशन में, राज्यों के पुनर्गठन में, राज्य सरकार की असेंबली को या राज्य सरकार पर कोई उतना पावर नहीं है। अगर यूपी को और हरियाणा को स्प्लिट करके एक तोड़कर एक नया राज्य बनाया जा सकता है, नया राज्य बनाया जाता हो, तो यहाँ पर जो स्टेट की लेजिस्लेटिव होंगी, जो जैसे कि योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के सीएम हैं, या फिर हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर वहाँ के जो सीएम हैं, उनको कुछ पावर नहीं है। वो अपने बिल पर हाँ करे, रिजेक्ट करे या उसको पास करे। बेसिकली पावर है हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर पावर है कि राज्य सरकार को लेकर जो भी बिल होगा उसको पास करना है या उसको रिजेक्ट करना है, वो संसद के पास पावर है, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव के पास। तो हमने देखा कि इस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन करने की प्रक्रिया होती है। एक एग्जाम्पल, इसमें रिजेक्ट का एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो 2013 में भी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया था, और इसको आंध्र प्रदेश की वहां की जो विधानसभा है उसको उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। फिर भी क्या हुआ, 2014 में फिर से दोबारा उस बिल को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, और उस बिल को पास कराकर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया। इसमें राज्य सरकार को इतना ज्यादा कुछ पावर मिला हुआ नहीं है, बस एक प्रक्रिया है कि आप उसकी राय को पूछ सकते हैं, और इस राय को पूछने में राज्य सरकार, राज्य की जो असेंबली होगी वो एक टाइम ले सकती है कि हमें इतना थोड़ा सा टाइम चाहिए इस बारे में विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, हाँ, ये जो प्रक्रिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो असेंबली में बिल को भेजने की, सबसे पहले की इस स्टेट की असेंबली में बिल को भेजने की जो प्रक्रिया है वो यूटी के केस में फॉलो, केंद्र शासित के प्रदेश के केस में फॉलो नहीं होता है, जो कि आप आर्टिकल 3 एक्सप्लेनेशन 1 को पढ़िएगा। आर्टिकल 3 का जब आप स्पष्टीकरण 1 पढ़िएगा तो उसमें कहा जाता है कि ये संघ राज्य क्षेत्र में अगर मान लेते हैं कि 2 यूटी है, सिंपली मान लेते हैं कि जैसे कि 2 यूटी है, जैसे कि अब एक यहाँ पुदुचेरी है और यहाँ पर जैसे कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, ये 2 यूटी है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इन दोनों को अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मिलाना चाहती हो, मिलाकर कह रही हो कि एक नया स्टेट बनाएंगे, तो वो जो बिल होगा इनकी असेंबली में नहीं भेजा जाएगा। जैसे पुदुचेरी के पास अपना असेंबली है, तो इस पर ये बिल को नहीं भेजा जाएगा। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस के बाद सीधा यहाँ होगा, यहाँ पे वोटिंग होगी, और उस बिल पर जो पास हो जाएगा तो उसको एक्ट बना दिया जाएगा। यानी सिर्फ स्टेट के केस में, राज्य के केस में उस बिल को राज्य की स्टेट की असेंबली में भेजा जाता है, यूटी के केस में नहीं, केंद्र शासित प्रदेश के केस में नहीं। अब बात करते हैं कि जो जिक्सो पजल है जो किस तरह से कर सकती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे आर्टिकल 3 को जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 3 बताएगा कि किसी भी राज्य की बाउंड्री को बढ़ाया जा सकता है, किसी भी राज्य की बाउंड्री को घटाया जा सकता है, या उसकी बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है। 2 स्टेट को मिलाकर एक नया स्टेट बना दिया, या एक स्टेट को तोड़कर 2 नया स्टेट बना दिया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और किसी भी स्टेट की नाम को भी चेंज किया जा सकता है, जैसे कि अभी रिसेंटली का एक है, जैसे कि केरला ने स्टेट असेंबली ने अपना नाम चेंज करने के लिए केरलम किया ना, केरलम। अब केरलम वहां की असेंबली ने उस बिल को पास किया। अब वो जो बिल पास किया तो वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा, उस पर वोटिंग होगा, वहां मायने रखेगा। ठीक है, तो किसी भी राज्य की बाउंड्री को नाम चेंज किया जा सकता है, और ये केंद्र शासित प्रदेश के केंद्र में सेम प्रोविजो जो इस तरह के जो कंडीशंस होते हैं संविधान में, जो इस तरह के देखिए कंडीशंस अगर कहीं भी दिए जाएंगे तो उसको प्रोविजो कहा जाता है। जैसे तो वो प्रोविजो जो होगा, आर्टिकल 3 का जो प्रोविजो है
वो केंद्र शासित प्रदेश के में भी लागू होता है। जैसे कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है उसको स्टेट के साथ मिलाकर एक नया स्टेट बना दिए, 2 यूटी को मिलाकर एक नया स्टेट बना दिए, या एक यूटी एक स्टेट को मिलाकर एक यूटी बना दिए। इसमें इसका एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्टेट को मिलाकर एक यूटी में, जैसे कि अभी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो राज्यों के पुनर्गठन को लेकर जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कुछ इस तरह की थी कि आप बिल को पहले वहाँ के असेंबली में भेजिए राज्यों में, और वो अपना राय देंगे, हाँ ना जो भी करेंगे, उसका उतना वैल्यू नहीं होता है। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो वोटिंग होगी वो मायने रखा जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आर्टिकल 3 जो रीऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया को बताता है। अनुच्छेद 4 के बारे में अगर आप बात करें तो अनुच्छेद 4 कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी ऐसा बिल लाती है जो आर्टिकल अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंडर हो, उससे वो कानून बनाती है, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके कोई भी कानून को पास करती है, बनाती है, तो उसको संविधान संशोधन अंडर आर्टिकल 368 के अंदर नहीं रखा जाता है। यानी उस बिल पर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को जब अलग किया गया होगा, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जब इस बिल पर जो वोटिंग हुई होगी तो उसके लिए आपको एक सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। और जब आप आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किए तो उसके लिए आपको अनुसूची 1, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा। अनुसूची 1 में जैसे भारत एक यूनियन है, तो यूनियन संघ जो है, इस संघ में कितने स्टेट होंगे, यूटी होंगे, उसके बारे में है। तो तेलंगाना को अनुसूची 1 में भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तेलंगाना नाम। और वहीं तेलंगाना के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के संसद के में जो राज्यसभा है उसमें कितने सीट होगी तेलंगाना राज्य की, उसके बारे में आपको अनुसूची 4 में चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चेंजेस जो होंगी उसको एक ऑर्डिनरी बिल के रूप में कंसिडर किया जाएगा। वो उसको आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के जरूरत, आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं चाहिए, बस एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सब सिंपल मतलब आसान बहुमत के साथ आप इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास कराते हैं। उसी तरह जैसे कि आर्टिकल 3 में जब आप किसी राज्य को, स्टेट को या यूटीज को जोड़कर एक नया स्टेट बना देंगे, तो ये सारे जिक्सो पजल जितने भी आर्टिकल 3 में हमने प्रक्रियाएं पढ़ी रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन को लेकर, वो सारी प्रक्रिया करने में उसको संविधान संशोधन अंडर आर्टिकल 368 कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आर्टिकल 4 आपको क्लियर कर देता है। या हमारी जो पार्लियामेंट की काम है उसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की गई है आर्टिकल 4 के द्वारा। तो ये कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं रही राज्यों के पुनर्गठन को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के में जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, अलग अलग राज्यों को स्थापित किया गया, कैसे तोड़ा गया, जोड़ा गया, तो उसको लेकर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को लेकर हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।